Good morning, students. Today we will discuss about our next lesson or chapter, which is the cell cycle and cell division. बेटा इस चैप्टर में हम बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न होता क्या है। तो सेल साइकिल बेसिकली क्या है? चेंज इन साइकिल, मतलब कोई भी सेल जो है वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो एक साइकिल को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है। बेसिकली सेल साइकिल में दो फेस होते हैं, एक होता है इंटरफेस और एम फेस। और हम ये भी कह सकते हैं आगे जो हमने इसके माइटोसिस जो है वो सेल साइकिल का ही एक पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे अभी। उसके अलावा ऑर्डर्ड सेट्स ऑफ इवेंट्स विच कॉल्यूमिनेट्स इन द डिवीज़न ऑफ अ सेल इनटू टू डॉटर सेल। मतलब एक सेल जो है एंड में क्या होगा इससे कि टू डॉटर सेल्स जो है वो बनेंगे। Cell cycle allow multicellular organisms to grow, divide and single-celled organisms to reproduce. सेल साइकिल क्या करता है? जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको तो ग्रो करने में हेल्प करता है, डिवाइड करने में हेल्प करता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो हम फेस देखते हैं, टू फेस हैं, एम फेस जिसको हम माइटोटिक फेस कहते हैं, और इंटरफेस विच इज़ इन बिटवीन जो फेस होता है, डिवीजन होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। जिस टाइम पे रेस्टिंग में होता है, रेस्टिंग फेस होता है इंटरफेस। अगर बेटा हम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम जो है वो वेरी करता है। जैसे फ्रूट फ्लाई में जो है इसकी फ्रूट फ्लाई की एम्पर जो होती है वो 8 मिनट लेती है सेल साइकिल कंप्लीट करने में, ईस्ट 90 मिनट। मैच्योर साइकिल जो होता है वो लॉन्गर टाइम लेता है। टिपिकल मैमेलियन सेल जो होता है उसे पूरा 1 दिन लगता है। जो लीवर के सेल्स होते हैं उसको मोर देन एन ईयर लगता है। इकोलाई जो है बैक्टीरियल सेल उसे 16 मिनट्स लगते हैं सेल साइकिल को अपने कंप्लीट करने के लिए। तो जो ग्रोथ है बेसिकली वो कौन से, मैं आपको पहले एक डायग्रामेटिकली समझाऊं। देखो ये हमने मान लिया एक सेल है, उसका ये साइकिल है। ठीक है, हमने बात की ना, एक हो गया एम फेस, दूसरा हो गया इंटरफेस। इसके आगे भी फेसिस हैं। कौन कौन से फेस हैं? देखो G1 फेस, G2 फेस और S फेस, ये 3 फेस आ गए इसके। जो एम फेस होता है उसमें क्या होता है? ओनली अबाउट एन हावर, सिर्फ 1 घंटे का होता है। और जो मोस्ट वेरिएशन होती है G1 जो होता है वो बहुत ही लंबा फेस होता है। फिर आता है G0 फेस, दैट इज़ अ रेस्टिंग फेस। होता कैसे है? पहले साइकिल G1 में जाएगा, फिर S में जाएगा, S इज़ अ सिंथेटिक फेस, G1 इज़ अ ग्रोथ फेस 1, G2 इज़ अ ग्रोथ फेस 2, और देन में हो जाएगा एम फेस के अंदर। ये सब इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस के ही पार्ट हम कह सकते हैं। तो इस टाइम पे जो है वो अपने अंदर चेंजेस करता है पूरे, और एंड में एम फेस में जाएगा। तो हम अगर देखें तो ये आप देख रहे हो एम फेस में क्या होगा? डिवाइडिंग करेंगे, सेल जो है वो डिवाइड करेंगे, डिवीज़न होगी उनकी एम फेस में। तो ये वाला फेस है दैट इज़ अ रेस्टिंग फेस। G1 फेस में क्या करेंगे? G1 फेस में सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे डिवीज़न के लिए। G1 फेस से वो कहाँ जाएंगे? S फेस में जाएंगे जहाँ पे सिंथेसिस होगी DNA की। फिर वहाँ से फिर से वो G2 फेस में जाएंगे और एम फेस में एंटर करेंगे। तो ये जो G0 फेस है दैट इज़ द रेस्टिंग फेस ऑफ द सेल साइकिल। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम जो ये फेस हमने बात की है इनके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। इंटरफेस में मैंने आपको बताया ना G1, S और G2 फेस के बारे में हमने पढ़ना है। हाँ जी बच्चे, हम बात कर रहे थे इंटरफेस की। तो इंटरफेस में क्या है? 3 फेस है, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G1 फेस इज़ अ ग्रोथ फेस, S1 इज़ अ सिंथेटिक फेस एंड G2 इज़ अ ग्रोथ फेस 2। तो इंटरफेस क्या है? फेस है बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस। एम फेस के बीच का जो फेस है इसके अंदर सेल ग्रोथ होती है और DNA की सिंथेसिस होगी। इसके अंदर मोर देन 95% ऑफ द डिवीज़न जो है वो सेल साइकिल की इसके अंदर होती है। सेंट्रियोल और एस्टर जो है प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। ये बात आपने याद रखनी है, कई बार आपसे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सेंट्रियोल है और जो एस्टर है, एस्टर की फॉर्मेशन, और सेंट्रियोल होगा तो एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो ये दोनों कहाँ, ये प्रेजेंट किस में होते हैं? सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में ये दोनों नहीं होते। अब हम देखेंगे G1 फेस क्या है। G1 फेस में सेल जो है उसका मेजर पोर्शन जो है उसकी ग्रोथ होती है। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो बनते से हम बोल सकते हैं गोल्जी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या और भी जितने भी राइबोसोम है या और जितने हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बनते हैं। इसके अंदर इट इज़ द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन। ये क्या है? G1 फेज जो है वो DNA की रेप्लिकेशन का और किसका? माइटोसिस के बीच का फेस है। इसके अंदर सेल जो है कंटिन्यू ग्रोथ करता है, अपने आप को एक्टिव बनाता है और
अपनी जो मशीनरी है वो तैयार करता है डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। उसके बाद सिंथेसिस होती है आरएनए और प्रोटीन्स की। ये पूरी प्रोसेस जो है वो G1 फेस में हो रही है। एस फेस में क्या होगा, रेप्लिकेट होगा डीएनए। सिंथेटिक फेस है, ये सबसे लंबा फेस है। डीएनए का जो सेल है इसमें अमाउंट जो है, आपने ये याद रखना है कि अमाउंट जो है वो डबल होता है। हाँ जी बच्चे, हम बात कर रहे थे सिंथेटिक फेस की। इसमें जो अमाउंट है डीएनए का पर सेल वो डबल होगा। मतलब एक सेल में जितना डीएनए का अमाउंट है, डीएनए का जितना भी अमाउंट है वो डबल होगा। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम जो है वो, हाँ जी बच्चे क्या हो रहा है इसमें, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीजेज। कई बार इंक्रीज भी होता है, कई बार सेम भी रहता है, और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। ये आपने बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उसके बाद एनिमल सेल में रेप्लिकेशन होगी शुरू इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो ये है ना, ये सिंगल है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड ये क्रोमोसोम है। रेप्लिकेशन होकर ये क्या बन रहा है, डबल स्टैंडर्ड बन गया ना, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम बन गया। लेकिन और किसके साथ अटैच है, ये काइनेटोकोर से साथ अटैच है। इसको हम सेंट्रियोल भी एक अलग पोर्शन होता है उसके साथ अटैच होते हैं ये। और इन दोनों को आपस में हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये पढ़ा ना हमने कि एनिमल सेल में क्या रेप्लिकेशन शुरू हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट कहाँ कर रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। G2 फेज क्या है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कॉइल करते हैं अपने आप को, टाइटली जो है वो कॉइल कर लेते हैं मोटर प्रोटीन की हेल्प से। सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट करेगा और ट्यूबुलिन की जो है वो सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। इसको हम सेकेंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसमें भी सेल ग्रोथ करेगा कंटिन्यूसली। इसमें आरएनए की सिंथेसिस होगी और प्रोटीन की भी है जो कंटिन्यूसली वो अपना काम करेंगे। सेल अपने आप को प्रिपेयर्ड करेगा माइटोसिस के लिए। मतलब बेटा जो इंटरफेस में है, इंटरफेस में बेसिकली हम ये बात कर सकते हैं कि सेल जो है माइटोसिस के लिए अपने आप को प्रिपरेशन चल रही है इस फेस में, इंटरफेस में। इंटरफेस के आगे जो है वो 3 ये फेस है। अब हम बात करेंगे एम फेस की। तो एम फेस क्या है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिवीजन। एम फेस के अंदर सेल डिवीजन जो है वो शुरू होती है। जैसे इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। ह्यूमन सेल साइकिल में क्या होता है, लास्ट फॉर अबाउट एन आवर। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। मतलब 2 चीज़ें होंगी, एक होगी कैरियोकाइनेसिस और एक होगी साइटोकाइनेसिस। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस और व्हाट डू यू मीन बाय साइटो। से तो समझ आ जाएगा कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, और जहाँ कैरियो की बात की गई है वहाँ पे आपने याद रखना है कि दैट इज द डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। नेक्स्ट बच्चे, अब हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। ठीक है, तो माइटोसिस है क्या, सेल डिवीज़न है जो कि सोमैटिक सेल के अंदर होती है। इसको हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोजेनी सेल जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम। क्रोमोसोम और सेल जो है वो सेम रहेंगे, लेकिन डिवीज़न होगी। डिप्लॉयड सेल के अंदर होगा ये, और उसके अलावा हैप्लॉयड सेल में भी हो सकते हैं। कौन से हैप्लॉयड सेल में, जैसे कुछ लोअर प्लांट्स और जो कुछ सोशल एंड, जैसे इंसेक्ट हो गया, हनी बी का जो ड्रोन होता है ना, उसका क्रोमोसोम होते हैं नंबर 16 होते हैं। तो उनके अंदर भी ये माइटोसिस हो सकती है। उसके अंदर माइटोसिस में रीऑर्गेनाइजेशन होती है सेल कंपोनेंट्स की। ठीक है बेटा, जो हम अब पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। पहले तो सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन थी। मैं आपको 3D प्रिंट है, इसका 3D वीडियो है, वो भी आपको सेंड करूँगी, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन आपने एक बार ये भी लेक्चर ध्यान से सुनना है। माइटोसिस की अब हम बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस के आगे कितने फेस हैं, आपने ऐसे याद रखना है, PMAT। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर एट तेलंगाना। हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। इतने फेस होते हैं और इसी सीरीज में होते हैं। ये नहीं कि पहले ये कर दिया या पहले ये कर दिया, ऐसे लाइन वाइज चलते हैं ये। ठीक है, तो उसके बाद कई बार ये सी फेस भी आता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो हम शुरू करेंगे पी से, दैट इज द प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है, कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो होते हैं दिखने शुरू होते हैं, कंडेंसेशन शुरू होगी, स्पिंडल अपरेटस बनने शुरू होंगे। देखो मान लो एक सेल है, ठीक है, सेल में ये एक न्यूक्लियस है। अगर हम इंटरफेस की बात करें, जो हमने पहले इंटरफेस किया ना,
उसमें क्या है, मतलब ये ऐसे 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 पड़े हैं, मतलब अपने आप ऐसी जो क्रोमेटिन मटेरियल ना ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो उसको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। उस फेस में इसने अपने आप को सिर्फ प्रिपेयर किया, ठीक है। जैसे ही प्रोफेस शुरू हुआ, प्रोफेस में जो ये क्रोमेटिन मटेरियल था ना, इसने अपने आप को थोड़ा मोटा करना शुरू किया। इसको पता चल गया कि अब मैंने क्रोमोजोम में बनाने हैं, क्रोमोजोम बनना है, तो ये अपने आप को सुलझाने लगा। पहले उलझा हुआ पड़ा था ना, सारा उलझा हुआ, अब ये अपने आप को सुलझाने लगा क्रोमोजोम बनने के लिए, और थोड़ा थिक होना शुरू कर दिया इसने अपने आप को प्रोफेस में। और क्या हुआ, जो सेंट्रियोल थे वो ऑपोजिट पोल में चले गए, मतलब ये सेल की एक पोल यहाँ चला गया सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल यहाँ चला गया, ठीक है। फिर एस्ट्रल रेडियल एरे जो थे वो बनने शुरू हो गए। और आपको पता ही है, सेंट्रियोल हम एनिमल बैथ सेल की बात कर रहे हैं, वहीं पे सेंट्रियोल होगा, मतलब इस तरह से ये स्पिंडल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं रेस, ठीक है। और जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा। जो ये न्यूक्लियस है ना, इसकी जो बाहर का मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे डिसअपियर होनी शुरू हो जाएगी। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में बच्चे क्या होता है, क्रोमोजोम जो होते हैं, देखो अलोंग मेटाफेज प्लेट, इसमें क्या हुआ, अलाइनमेंट हो गई क्रोमोजोम की। यहाँ प्रोफेज में क्रोमोजोम बनने शुरू हुए थे और न्यूक्लियर जो है वो टूटना शुरू हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये क्रोमोजोम है, मान लो एक सेल है, इस क्रोमोजोम ने अपने आप को क्या किया, एक्चुअल स्ट्रक्चर, मतलब एनोड एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इसने अपनी अलाइनमेंट लेनी शुरू कर दी। अलाइनमेंट कैसे, यहाँ से ऐसे इस अलग, ये भी क्रोमोजोम है, मतलब अपनी ये अलाइनमेंट लेना इसे शुरू कर देगा। मतलब हर एक सेंट्रियोल ने एक फाइबर की इसके साथ अटैच होना है, रे के साथ। फ्यूचर एक्सिस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमेयर जो है स्प्लिट होते हैं, और की इवेंट है रिमूवल ऑफ कोहेजन प्रोटीन फ्रॉम ऑल द क्रोमोसोम। क्या मतलब है बेटा इसका, जैसे ये क्रोमोसोम है ना, इस तरह से ये सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है। तो ये अगर मैं इसे बनाऊं, ये जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज अ सेंट्रोमियर, जिसके साथ ये दोनों अटैच है क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम ये अटैच है ना इसके साथ, तो इसने क्या किया, अपने आप को स्प्लिट करना शुरू कर दिया। स्प्लिट कैसे करेगा, मतलब एक इसका पोर्शन जो है ऐसे ऊपर चला जाएगा और एक इसका पोर्शन जो है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने आप को पुल्ड करेंगे ऑपोजिट साइड पे, मतलब ये एक सेल है, पहले यहाँ इस ऐसे थी ना डिवीजन, यहाँ अटैच थी, आधे ऊपर चले जाएंगे, आधे नीचे रह जाएंगे। और बाय द मूवमेंट, एनाफेज ए में क्या होगा, दो टाइप की मूवमेंट होगी एनाफेज में, एनाफेज ए और एनाफेज बी। ए में क्या होगा, जो काइनेटोकोर है वो अपने आप को टूवर्ड्स द पोल की तरफ करेंगे, मतलब दोनों एक इस साइड को चला जाएगा और बी में इस साइड को चला जाएगा। देन द स्टार्ट इज द लास्ट फेज इज द टीलोफेज, जिसमें जो स्पिंडल अपरेटस है वो डिसेंबल्स हो जाएंगे। जो न्यूक्लियर एनवेलप है फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ, पहले तो डिसअपियर हो गई थी ना न्यूक्लियर एनवेलप, अब दोबारा से बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, अब ये जो क्रोमोजोम है चलेगा ना यहाँ पे, अब अपने इस तरह से ऐसे ऐसे जो स्पिंडल था हर एक के साथ, मान लो ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, और यहाँ भी क्रोमोजोम, यहाँ भी क्रोमोजोम, यहाँ भी क्रोमोजोम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे टीलोफेज बनेगा और इसका एक अपना अलग न्यूक्लियस बन जाएगा और इसका एक अलग न्यूक्लियस जो है वो बन जाएगा, दो अलग अलग में डिवाइड हो गया। और जब ये जो क्रोमोजोम थे, जब ये ऐसे इनकी अरेंजमेंट हुई ना, अभी नहीं हम क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम जो है वो अनकॉइल हो गए, ठीक है। फिर क्रोमोजोम अनकॉइल होने के बाद न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर हो गया इन ईच न्यूक्लियस। पहले तो न्यूक्लियोलस खत्म हो गया था, अब फिर से यहाँ पे न्यूक्लियोलस आ गया। एंड में आती है साइटोकाइनेसिस, दैट इज द क्लीवेज ऑफ द सेल इनटू टू हाफ्स। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्म, मतलब जो ये सेल है ये ऐसे टू में डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक ये बन गया टोटल सेल, ये पहले एक सेल था ना, अब ये दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। एनिमल सेल में कंस्ट्रक्शन होगी एक्टिन फिलामेंट की, जो प्रोड्यूस करेगा क्लीवेज फरो। प्लांट सेल में सेल प्लेट होंगी, जो क्या करेगा, फॉर्म बिटवीन द न्यूक्लियाई। फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डजन डिजॉल्व नहीं होती। माइटोसिस जो है विद इन न्यूक्लियस होती है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर विद साइटोकाइनेसिस। तो ये एक लास्ट पोर्शन था, दैट इज ऑल अबाउट द माइटोसिस। नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे मियोसिस के बारे में, पर उससे पहले बेटा आपको माइटोसिस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको सेंड करूंगी इसकी 3D वीडियो भी, उससे आपको एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। और एक बात आपने याद रखनी है, इनके डायग्राम आपने जरूर बनाने हैं, उसके बिना एक क्वेश्चन बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा और आपके इसकी आपने स्लाइड्स भी देखनी है।
और ये आपके थ्योरी में भी है। दोनों ही पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आपने प्रोफेस बनाया तो उसके साथ उसका डायग्राम बनाओ, एन मेटा के साथ, एना के साथ, और ये आपने मुझे काम जो है सभी बच्चों ने करके सेंड करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।